हेलो डियर, तो सबको स्वागत करता हूं जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब न्यू वीक फिर से स्टार्ट हो चुका है और 2023 में जो है ये पहला वीडियो है आपका पढ़ाई से संबंधित। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, जो जिस भी ईयर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, अभी आपका एग्ज़ाम बहुत 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 बढ़िया जाए। वो सारे क्वेश्चन आए जो आप पढ़े हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टच करें। आपके क्वेश्चन में जो आप पढ़े हैं या हम जो आपको दे रहे हैं या जो आगे देने वाले हैं, उसी में से जो है आपका क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सारा के सारा आए और आप बढ़िया से बढ़िया लिख कर आए, बढ़िया से बढ़िया बना कर आए। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जो है भविष्य बहुत अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा आए और आप लोग जो है आगे बढ़ते रहें। कमज़ोर से भी कमज़ोर स्टूडेंट का जो है 70+ जो है नंबर आ जाए, और जो जिस प्रकार के होंगे उनको तो आएगा ही आएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस, अंतर बताओ वाला क्वेश्चन जो बनता है, जो शॉर्ट में आपको पूछ सकता है या लॉन्ग में मान के 10 नंबर का दे देगा और उसमें से 3-4 अंतर दे देगा, कहेगा लिखिए। 5 अंतर दे देगा, कहेगा पाँचों के बारे में लिखिए, 10 नंबर का रहेगा या 5 नंबर का, तो जो है आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक है संस्थागत नर्सिंग, इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, और एक है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग क्या होता है, संस्थागत नर्सिंग या व्यावसायिक नर्सिंग क्या होता है, या एक पूछ देगा आपसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, तो दोनों के बारे में अगर अलग अलग पूछ देगा तो फिर भी इसके अनुसार जो है लिख सकते हैं। अगर अंतर पूछ देगा तो फिर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको जो है आप गोली मारिए, इस सब को जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, इस सब को छोड़िए, आप सिर्फ ये दोनों लाइन को याद रखिए, मैटर यही है, ठीक है। देखिए संस्थागत नर्सिंग एक साइड दिया हुआ है, एक साइड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दिया हुआ है, समझ गए। इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग देखिए मुख्यतः जो है चिकित्सालय होता है, मतलब ये मुख्यतः जो है हॉस्पिटल होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, समुदाय, क्लिनिक, स्कूल, मेला, घर, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि होता है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो होता है ये समुदाय में, क्लिनिक में स्तर पर, स्कूल स्तर पर, मेला, घर, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि। अब देखते होइएगा जहाँ मेला लगता है तो वहाँ पे स्वास्थ्य का केंद्र भी लगा रहता है टेम्पोररी टाइप से, तो वहाँ पे लोगों को जो है फर्स्ट एड के लिए या कुछ होता है मेला में, तो जोखिम के लिए जो है वहाँ पे स्वास्थ्य दल भी रहता है। तो ये जो हो जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है बहुत सारा काम है। ये छोटे छोटे घर, स्वास्थ्य, मेला, स्कूल, क्लिनिक, केंद्र, ये सब जगह पे जो है मौजूद रहता है, समझ गए। जबकि संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग होता है, ये नर्सेज जो है आपका ये इंस्टीट्यूट मतलब हॉस्पिटल में ही, चिकित्सालय में ही क्या होता है आपका होता है, समझ गए। चलिए रोगी स्वयं एवं साथी के साथ चिकित्सालय में उपचार हेतु आता है, इसके लिए विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। अब किसी को इलाज कराना होता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए किसी से प्रेरणा थोड़ी ना लेना पड़ता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो आदमी हॉस्पिटल चले जाता है खुद से, या किसी अपने स्वयं के साथी के द्वारा या संबंधी के द्वारा हॉस्पिटल चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपका, इसमें इलाज के लिए संस्थागत नर्सिंग में जो है इलाज अगर कराना हो तो इसमें जो है अपने साथी के साथ या खुद से जो है जा सकते हैं, किसी के बिना प्रेरणा के, किसी से बिना पूछे हुए, ठीक है। रोगी को निदान फ्लो अप हेतु प्रेरित करना होता है, इसके लिए नर्स को रोगी के घर अथवा उसके कार्यस्थल तक जाना पड़ता है। अब इसमें जो होता है, इसमें रोगी जो है हॉस्पिटल तक जाता है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होता यह है कि जो नर्स होती है वो रोगी के घर या उसके जो भी काम का स्थल होता है वहाँ तक जाता है, समझ रहे हैं ना। कि इसमें अगर इलाज कराना हो हॉस्पिटल में तो आपको खुद से या किसी के साथ जाना पड़ेगा, जबकि ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो होती है तो ये जो है आपके घर या आपके कार्यस्थल पर खुद ये आती है चलकर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे कि प्रबंध एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु अन्य सभी स्टाफ का सहयोग प्राप्त रहता है। अब हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, देखते होइएगा, स्टाफ रहता है, वहाँ पे सब एक दूसरे को जो है क्या करता है, अपना अपना काम करता है। जैसे जो नॉन मेडिकल स्टाफ होते हैं तो उनका काम है कि जो मेडिकल स्टाफ है उन सब का अटेंडेंस मेंटेन करना, उन सब का जो है सैलरी बनाना, तो ये सब काम होता है। सब एक दूसरे को उत्तरदायित्व और प्रबंधन को समझते हैं और सहयोग से काम करते हैं, समझ रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ नर्स को प्रबंधन का भी अधिकांश उत्तरदायित्व संभालना होता है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में होता यह है कि यहाँ पे नर्स को ही जो है स्वास्थ्य सेवा देने के साथ साथ प्रबंधन का भी कार्य, मैनेजमेंट का भी कार्य जो है संभालना पड़ता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को। जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटल में देखते ही हैं। नेक्स्ट है संस्थागत
संस्थागत नर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल जो नर्स होते हैं, वो नर्सिंग अस्पताल में चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा विशेष में परंपरागत हो सकती है तथा उसे अपने विशेषज्ञ क्षेत्र में कार्य की सुविधा प्राप्त हो सकती है। अब चूंकि देखिए जो इंस्टीट्यूशनल नर्स होता है वहाँ पे देखते होइएगा कि आप एक नॉर्मल जीएनएम कर रहे हैं ना, बट इस जीएनएम में जो है कोई जब एमएससी करता है तो वो चाइल्ड हेल्थ के कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट लेकर चलता है। स्पेशल सब्जेक्ट मतलब का है तो वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में निपुण होता है, या वह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में निपुण होता है, या वो जो है क्या होगा, वह जो है मेंटल हेल्थ का साइकेट्री नर्सिंग होगा। तो ये सब अपना अपना एक विशेष अलग चुन लेता है और यही जो है उसका क्या होता है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो निपुण होता है और उसे सब चीज़ पता रहता है, ठीक है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को चिकित्सा विज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी देना आवश्यक है। जबकि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती है, यह नॉर्मल क्या है, एक नर्स होती है, तो इसको सभी बारे में जानकारी नहीं होता है, इसलिए इसको देना जो है ज़रूरी होता है जानकारी। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या है कि रोगी का रिकॉर्ड समानता मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में रखा जाता है। अब हॉस्पिटल में जो है रिकॉर्ड विभाग एक बना होता है, मेडिकल रिकॉर्ड ओपी डिपार्टमेंट होता है जिसमें सभी रिकॉर्ड को रखा जाता है। जबकि रोगी के रिकॉर्ड का साधारणतः अनुरक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को करना होता है। जबकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य में होता है कि जो उसके रोगी के रिकॉर्ड है, जो इलाज से रिकॉर्ड बना है, उसको जो है नर्स को ही संभाल कर रक्षा करके रखना पड़ता है। समझ रहे हैं? चलिए बड़े चिकित्सालय अथवा शिक्षण चिकित्सालय में कार्य करते रहने से चिकित्सा विज्ञान का पूरा नवीनतम ज्ञान रहता है। अब देखिए जो भी नर्स, अगर वो नर्स जो है, अगर किसी को मेडिकल कॉलेज जहाँ पे पढ़ाई वगैरह होता है, या कुछ ऐसे शिक्षण चिकित्सालय है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस हॉस्पिटल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का ही पढ़ाई होता हो, तो वैसे जगहों पर जो है काम करने से होता यह है कि नए नए जो आधुनिक उपकरण आता रहता है हॉस्पिटल में, तो उसका ज्ञान होते रहता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन समुदाय में कार्य करने से समुदाय की संरचना एवं संस्कृति की जानकारी रहती है तथा नर्स के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होता है। अब चूंकि यहाँ पे अगर काम करेंगे संस्थागत नर्सिंग में मतलब हॉस्पिटल में, तो आपको जो है आधुनिक चीज़ों को, नवीनतम चीज़ों को, उपकरणों को ज्ञान होगा। बट यहाँ काम करने से क्या होगा कि आप समुदाय में जुड़े हैं, समुदाय के लोगों के साथ जुड़े हैं, तो वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ के कल्चर, वहाँ के जो है बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को सीख पाएंगे और जो है आपके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होगा। तो ये सब यहाँ से होता है। समझ गए? उसके बाद है संस्थान की नर्स का रोग के कारणों, निदान तथा व्यक्तिगत उपचार से अधिक संबंध रहता है, ठीक है। देखिए अब जो संस्थागत नर्सिंग होता है, चूँकि यहाँ पे सबका काम अलग अलग बांटा गया है, इसलिए जो नर्स होती है जो हॉस्पिटल में, उसका काम रहता है कि वह जो है व्यक्ति क्या करे, वह निदान के लिए, उपचार के लिए, रोगों को कारणों के लिए, इन तीनों चीज़ों के जो है ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा इस पर वो चर्चा करती है, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होती है, तो इसको बहुत सारे काम रहता है कि रोग के देखभाल, निदान के साथ साथ इसको जो है पर्यावरण के बारे में, व्यक्ति को जो है कहाँ पे शिफ्ट करना है, भेजना है, आगे रिफर करना है, सारे तमाम चीज़ों को जिम्मेदारी जो है नर्स के ऊपर ही रहता है, देखभाल के, उपचार के साथ साथ में। तो ये चीज़ें होता है। समझ रहे हैं? तो समझ सकते हैं कि ज़्यादा बोझ किस पे है, ज़्यादा बोझ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर होता है कंपेरिजन टू इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग। समझ रहे हैं? चलिए रोगी को महिला पुरुष अर्थात व्यक्ति का एकल इकाई के रूप में समझा जाता है। अब जो है रोगी को जो है यहाँ पे होता ये है कि कोई भी रोगी हॉस्पिटल में जाएगा तो वो खुद के लिए न जाएगा, या किसी के साथ जाएगा, या किसी और को दिखाने जाएगा, तो वो किसी एक या दो को न दिखाने जाएगा। तो ये हो सकता है कि उसके कोई भी संबंधी हो, तो हो सकता है लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो उसको एकल रूप में समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद है रोगी को परिवार या समुदाय का एक अंग समझा जाता है। अब चूंकि समुदाय में काम हो रहा है, नर्स समुदाय में काम कर रही है, तो वो जो है एक समुदाय के अंग या परिवार के अंग जो है समझती है रोगी को। समझ गए कि यह रोगी जो है समुदाय, इसी समुदाय का है या इस परिवार का है। समझ गए? जनसंपर्क सीमित होता है। अब चूँकि जो संस्थागत नर्सिंग होता है, ये तो कहीं आती जाती नहीं है। इस प्रकार के नर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर काम करने वाली नर्स, तो वो अपने ड्यूटी करती है, बस हो गया, तो वो तो इधर उधर जाती नहीं है। तो इसलिए इसका जो संपर्क होता है लोगों से सीमित होता है। बट जो ये व्यक्तिगत संबंध है तथा जनसंपर्क क्षेत्र व्यापक होता है। जबकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इसका काम ही है कि लोगों के बीच काम करना, परिवार के बीच काम करना, इसलिए इसका जो संबंध है लोगों से अधिक होता है, जनसंपर्क अधिक होता है। समझ गए? तो यहाँ पे जो है आप लोग संस्थागत नर्सिंग और सामुदायिक नर्सिंग के बारे में देख लिए हैं अंतर। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्या है मैं बताता हूँ। प्रश्न आपका है कि सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताएं। अब देखिए पीछे वाला जो प्रश्न था वहाँ पे हम आप लोग को बताए थे कि इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है बिहेवियर साइंस में, सॉरी बायोसाइंस के माइक्रोबायोलॉजी में। बायोसाइंस के माइक्रोबायोलॉजी में हमने आपको बताया था कि डिफरेंस एक्टिव क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों जो है क्या था, उपार्जित इम्यूनिटी था, समझ रहे हैं ना। उपार्जित दो प्रकार के हम लोग देखें ना, प्राकृतिक और एक उपार्जित। तो ये उपार्जित होता है दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक है सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी, एक है निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब पैसिव इम्यूनिटी, समझ रहे हैं। चलिए यह प्रतिरक्षा अधिक समय तक या जीवन भर सक्रिय रहता है। जो एक्टिव रहता है तो यह ज़्यादा दिन तक और लंबे समय तक जो है एक्टिव सक्रिय रहता है, इसलिए सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जो निष्क्रिय होता है यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, यह कम समय के लिए प्रभावी होता है शरीर में। यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है। अब जो एक्टिव प्रतिरक्षा होता है यह किसी विशेष टीका, जैसे पोलियो है तो पोलियो के टीका, टाइफाइड है टाइफाइड के, मलेरिया है मलेरिया के लिए, कोविड है तो कोविड के लिए, तो ये विशेष टीका जो है किसी संक्रमण के लिए दिया जाता है, उसके बाद ये क्या होता है, एक्टिव होता है, समझ गए। यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य शरीर में उत्पन्न प्रतिपिंडों का प्रवेश कराने पर होता है। और ये जो निष्क्रिय वाला होता है आप लोग देखे होइएगा, मैंने बताया था कि यह निष्क्रिय जो है किसी एक व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है क्या किया जाता है, लिया जाता है और उसमें दिया जाता है दूसरे व्यक्ति में, समझ गए। तो ये होता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इम्यूनिटी प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है, आपका ये निष्क्रिय होता है, समझ गए। तीसरा है रोगाणु के आक्रामक होने पर यह धीरे धीरे विकसित होकर रोगाणु को नष्ट करता है। अब चूंकि जो एक्टिव होता है तो यह लंबे समय तक काम करेगा, और लंबे समय तक जो चीज़ें काम करता है वो जिसका स्टार्टिंग होता है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है, बट ये लंबे समय तक चलता है। तो यही कह रहा है कि यह रोगाणु के आक्रमण मतलब जो भी सूक्ष्म जीव है उसके आक्रमण पर होने वाले धीरे धीरे जो भी संक्रमण है उस पर रोगाणु को नष्ट करता है, धीरे धीरे विकसित होता है इसका इम्यूनिटी, समझ गए। जबकि रोगाणु की यह तुरंत नष्ट कर देता है। अब देखते होइएगा जो चाइनीज चीज़ें जो टेम्प्रोरी होता है लेकिन वह जो है जल्दी रिएक्ट करता है, तो ये निष्क्रिय वाला जल्दी रिएक्ट करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है। अब जो ये पैसिव होता है, पैसिव में जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है, याद रखिएगा। इसमें है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को प्रेरित नहीं करता है। अब एक्टिव में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है जबकि इसमें नहीं लेता है, सीधा कह दीजिएगा, ठीक है। यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है और यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है। तो पैसिव एक्टिव के बारे में समझ में आ गया। अगर आपसे सीधा पूछ दे कि पैसिव और एक्टिव में अंतर बताए तो लिख दीजिएगा, या सीधा अगर आपसे पूछ दे तो समझ जाइए कि ये दोनों जो है उपार्जित का लक्षण है, तो लिख दीजिएगा। तो एक तो टाइप यहाँ से भी समझ गए और एक प्राकृतिक टाइप होता है जिसको आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न एक और आ चुका है सामने में, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट मोर्टालिटी IMR और मैटरनल मोर्टालिटी। मैटरनल मतलब क्या होता है, मातृ मृत्यु दर, और इन्फेंट मतलब होता है शिशु मातृ दर, समझ लीजिए। चलिए देखिए कोई भी चीज़ का गणना होता है ना, जनसंख्या वाला गणना होता है तो ये 1000 पर गणना किया जाता है। कितना पर गणना किया जाता है, 1000 पर गणना किया जाता है। मानिए कोई बच्चा एक साल में जो है 1000 बच्चा जन्म लिया, 1000 बच्चा जन्म लिया, ठीक है। इस 1000 में से मानिए जो है 100 बच्चा क्या हुआ, डेथ कर गया, शिशु जन्म लिया, और किसी न किसी कारण से जो है ये साल भरों के अंदर में जो है क्या हुआ, 100 बच्चा इसमें से डेथ कर गया। तो कितना डेथ किया, तो 100 में इसका अगर हमको प्रतिशत दर निकालना होगा तो टोटल जितना बच्चा का मृत्यु हुआ है साल भरों में इस जनसंख्या में, हम 100 पे मान रहे हैं तो 100 को लेकर हम लोग चलेंगे। तो ये 100 साल भरों की बात हो रही है। साल भरों में 1000 जनसंख्या बच्चा जन्म लिया, लेकिन इसमें से 100 जो है क्या हुआ, मृत्यु हो गया। तो 100 ऊपर लिखेंगे, टोटल जितना जन्म लिया था तो 1000 जो है यहाँ पर जन्म लिया, ठीक है। मान गए 1000 जन्म लिया, अगर यहाँ पे 800 जन्म लिया रहता तो नीचे 800 लिखते साल भर में, और इनटू में जो है 1000 करेंगे, ठीक है। अब ये जो है दर आपका निकल जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा और बाकी 100 निकल जाएगा। तो इसका कितने बच्चा मरा, 1000 में 1000 बच्चा जन्म लिया और 100 बच्चा मर गया, मतलब मरा कितना, तो 100 बच्चा, तो बच्चा कितना, 900 बच्चा। तो ऐसे ही इसका दर निकलता है, समझ गए। चलिए देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, देखिए मैंने जो बताया वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा है शिशु मृत्यु दर में। एक वर्ष में, एक वर्ष मानिए प्रति मतलब
प्रति 1000, मतलब हर एक 1000 पे, हर एक 1000 पे, हर एक 1000 पे जितना जन्म लेगा, ठीक है, वही प्रति जीवित 1000 जन्मों पर 1 वर्ष से छोटे बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु संख्या का शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बहुत आसान है, समझिए। 1 वर्ष है, मैंने पहले ही बताया था, 1 वर्ष में प्रति 1000 मतलब 1-1000 का जोड़ा बनते जाएगा, 1-1000 का जोड़ा बनते जाएगा। अब जितना बेर पुर जाएगा 1000, इसको फिर से दूसरा जोड़ा बनेगा, फिर 1000 पुर जाएगा, फिर जोड़ा बनेगा, इसी साल भर में। अब इस प्रति 1 साल में प्रति 1000 के 1000 कैसा बच्चा जो जीवित जन्म लेगा उसका बात हो रहा है, ठीक है, मृत्यु का बात नहीं हो रहा है। जो जन्म लेगा जीवित रहेगा 1000, उसका बात हो रहा है। तो 1 साल में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष में बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे 1 साल हमने लिया, 1 साल में जैसे जितना भी बच्चा जन्म लिया, जैसे 1000 बच्चा जन्म लिया, अब इस 1000 पर जितना बच्चा का डेथ हो गया, मतलब 50 बच्चे का अगर डेथ हो गया, तो और वही जो है आपका क्या होता है, आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी 1 वर्ष में 1000 प्रति जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से छोटे बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु की संख्या को शिशु दर कहते हैं। मतलब जन्म लिया कितना, 1000, जन्म दर लिया 1000, बट इसमें जो मृत्यु होगा वो 1 साल के अंदर का जो है वो कोई भी एज 1 साल से कम हो, 8 महीना का, 9 महीना का बच्चा, 6 महीना का बच्चा, सबको इंक्लूड कर लेगा, लेकिन इस 1000 पर इंक्लूड करेगा। और जितना भी मृत्यु होगा ऊपर में रखेंगे, नीचा में 100 रखेंगे, और 1000 और गुने भी 1000 से करेंगे। समझ गए? चलिए, ये होता है शिशु मृत्यु दर, यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या और उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या और गुने में 100। समझ गए ना? चलिए, मतलब सीधा समझिए कि दर निकलता है तो ऊपर में वो चीज़ें रखते हैं जो घटित हुआ है। तो यहाँ पे मृत्यु दर को हमको निकालना है, तो जितना 1 साल में से कम बच्चा मृत्यु रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, नीचे में सभी 1 वर्ष में जितने जन्म लिया बच्चा है उसको लिखेंगे और इंटू में 1000 कर देंगे। समझ गए? चलिए, देखिए, प्रसव मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी दर क्या होता है? प्रसव कारणों से महिला की मृत्यु होना मातृ मृत्यु दर कहलाती है। देखिए, सिंपल सी है कि प्रसव के कारण, मतलब प्रेगनेंटी जो होता है उसके कारण अगर मृत्यु होगा तो मातृ मृत्यु दर कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रसव की अवधि से तात्पर्य है गर्भ से लेकर गर्भ समापन तक। देखिए, 42 दिनों की अवधि में, ठीक है, 42 दिनों की अवधि में गर्भावस्था के कारण हुई मृत्यु प्रसव संबंधी कारणों से प्रति 1000 महिलाओं में होने वाली मृत्यु मातृदर कहलाता है। देखिए, 1000 महिला है, इस 1000 महिला में गर्भ के पीरियड के दौरान गर्भधारण से लेकर और गर्भधारण के 42 दिनों की अवधि के बाद तक अगर वो मृत्यु हो जा रहा है उसका, तो उसको माना जाता है कि जो है गर्भ के कारण, प्रसव के कारण मृत्यु हुआ है। और प्रति 1000 महिलाओं पर जितना भी, देखिए, प्रति 1000 महिला जो है गर्भ से गर्भधारण की है, इसमें से 50 महिला ऐसा है जो कि गर्भ शुरू होने से लेकर और प्रसव के समापन के 42 दिनों के बाद तक अगर मृत्यु हो जा रहा है, तो इसमें से अगर 50 महिला ऐसा है जो कि मृत्यु हो गया, तो यही जो है आपका क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है कि दर हो जाता है। यानी प्रसव के कारण अगर 12 महिलाओं की मृत्यु हुआ तो 12 ऊपर, अगर 800 महिला है उस साल अगर वो क्या की है, गर्भ में है, और इसमें से 1000 जो है क्या हुई, 1000 ये इसका दर है। समझ गए? तो ये 2 से 2 काट दीजिए, 4 से 4 तिरी 12 काट दीजिए, और 4 से 4 दूना 8 काटिए, 4 तिरी 12 और 2 से 5, यानी 15% इसका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। क्या चीज़ का? इसके मृत्यु का जो दर होगा 15% होगा। समझ गए? चलिए, ऐसे ही निकलता है। समझ गए? अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंसिडेंस रेट और प्रीविलेंस रेट, मतलब एक होता है आपका विस्तार या घटना दर और एक होता है आपका प्रसार या फैलाव दर। समझ गए? तो चलिए, विस्तार यानी विस्तार या घटना दर, मतलब विस्तार से या घटना दर जो इंसिडेंस होता है ना, वो वाला। किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से ग्रसित कुल मरीजों की संख्या इंसिडेंस रेट कहलाती है। इसे ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि इंसिडेंस रेट का बारे में बताइए, तो समझ जाइए कि किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से ग्रसित कुल नए मरीजों की संख्या, मतलब समझिए कि एक क्षेत्र में 1500 आदमी रहता है, उसमें से अगर नए पेशेंट है, अगर वो पेशेंट जो है
वो पेशेंट जो है उसमें से अगर 10% का जो है वो बीमारी अटैक किया है और 1500 लोग जो है इसके चपेट में आने वाले हैं, उस क्षेत्र में 1500 लोग हैं जो इस इन्फेक्शन के चपेट में आ सकते हैं, तो टोटल आने वाले ग्रस्त हो सकते हैं, खतरा है इस पर बीमारी का, तो उसको टोटल जनसंख्या को नीचे लिख देंगे और जो इन्फेक्ट हो चुका है, जो उससे ग्रसित हो चुका है, चाहे उसमें से 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो उसको ऊपर रखेंगे और ये आपका हो जाएगा राइट। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, इंसिडेंस रेट, मतलब किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जो भी नए रोगी होगा, नए रोगी मिलेगा, उसको ऊपर लिखेंगे, और जो उसी समय अवधि में जो कुल जनसंख्या हो और जिस पर खतरा हो कि सब ही इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे समझिए एक गांव है, एक गांव में 5000 जनसंख्या है, इस 5000 जनसंख्या टोटल हो गया और इसमें से जो है 10 लोगों को कोविड हो गया, 10 लोगों को कोविड हो गया, तो अब एक खतरा पूरे गांव पर आ गया, पूरे गांव का चपेट में आ सकता है इस कोविड के कारण। तो ये जो है 10 हो चुका है, तो ये 10 को ऊपर लिखेंगे और जिस पर खतरा है टोटल जनसंख्या को नीचे लिखेंगे और इंटू में 1000 से गुना कर देंगे, तो ये आपका इंसिडेंस रेट निकल जाता है, विस्तार या घटना दर निकल जाता है। समझ गए? प्रसार या फैलाव दर आपसे पूछेगा। प्रसार या फैलाव दर का मतलब होता है कि जो है कैसे ये फैलेगा, कैसे इसका जो है फैलाव का दर है। तो देखिए, किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से ग्रसित कुल मरीजों की संख्या नए एवं पुराने प्रिविलेंस रेट कहलाती है, इसे ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए, प्रसार या फैलाव दर का मतलब है कि जितना भी पुराने और नए लोग हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलते जाएगा, तो मतलब यही जो है फैलाव दर होता है। जैसे देखिए, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय अवधि में किसी बीमारी के कुल नए एवं पुराने मरीजों की संख्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ नए मरीज जो इन्फेक्ट हुआ है अभी उसका ही बात हो रहा है। जैसे 10 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, वो 10 नए मरीज है, तो उसी का बात होगा यहाँ पे टोटल जनसंख्या पर। बट यहाँ पे जो है फैलाव दर में नए और पुराने, मतलब 10 अभी हुआ संक्रमित और 10 जो है पहले संक्रमित हुआ था, तो टोटल 20 हो गया। तो ये टोटल का बात करेंगे कि कुछ दिन पहले हुआ था उसका भी और अभी है उसका भी, टोटल को जोड़कर जो है उसका बात करते हैं, नए एवं पुराने रोगियों की संख्या, और नीचे जो है कुल संख्या, जिस प्रकार से यहाँ था और यहाँ भी है, तो यहाँ भी कुल जनसंख्या होगा और यहाँ भी कुल जनसंख्या होगा, ठीक है, और इंटू में तो 1000 होगा ही होगा। तो ये हो जाता है प्रीवेलेंस रेट। मात्र प्रीवेलेंस रेट में अंतर क्या है और इंसिडेंस रेट में, कि इसमें जो है नए रोगियों को ऊपर रखा जाता है, जो नए रोगी इन्फेक्टेड हुए हैं किसी बीमारी से, और इसमें नए हो या पुराने कोई भी बीमारी हो, चाहे वो उस क्षेत्र में 20 दिन पहले भी 10 लोग ग्रसित हुए थे और अभी भी 10 लोग ग्रसित हो गए हैं, तो इसमें 20 दिन पहले वाला भी और अभी वाला भी ऐड हो जाएगा ऊपर में, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ नए वाला ही ऐड होगा ऊपर में, ठीक है, और नीचे में तो टोटल जनसंख्या रहेगा ही रहेगा और इंटू में 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा फैलाव या प्रसार दर, जिसको प्रीवेलेंस रेट बोलते हैं, और ये हो जाएगा इंसिडेंस रेट, मतलब विस्तार या घटना दर। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे जो है आपका ये समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, आपसे पूछेगा जवाब, ठीक है, क्या पूछेगा? देखिए कि गहरा कुआं एवं उथला कुआं में क्या अंतर है, गहरा कुआं एवं उथला कुआं में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए, गहरा कुआं एवं उथला कुआं, तो देखिए गहरे कुएं में जल प्रथम अभेद सतह के नीचे आता है। जो गहरा कुआं होता है वो जल जो होता है, जो अभेद सतह है, जो खोदा गया है, उसके नीचे पानी जो है आता है। देखिए, उथले कुएं का जल मिट्टी के नीचे का जल होता है, इसमें जो है गड्ढा किया होता है। जो गहरा कुआं होता है, जो डीप वेल होता है, इसमें जो गड्ढा किया होता है उसके नीचे से पानी आता है, जबकि जो उथला कुआं होता है ये जो है मिट्टी के नीचे से ही पानी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। गहरे कुएं से प्राप्त जल शुद्ध और जीव रहित होता है। जो गहरा कुआं होता है वो क्या होता है कि इसमें जो पानी होता है शुद्ध रहता है और ये सूक्ष्म जीवों से परे होता है, मतलब हटके होता है, साफ होता है। जबकि अर्थात अभेद परत के ऊपर वाला जल होता है, ये अभेद परत के ऊपर होता है, ये अभेद सतह के नीचे होता है। क्योंकि यह गहरा है तो ये नीचे होगा अभेद सतह के, और यह अभेद सतह के ऊपर वाला होता है। समझ गए? उथले कुएं का पानी पीने का रसोई के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह जो है गंदा होता है। आसपास के नालों, सेप्टिक टैंकों का गंदा पानी मिल सकता है, क्योंकि यह जो है ऊपर ही यह स्टोर होता है पानी, यह नीचा से आ नहीं रहा है, तो यह कहीं ना कहीं आपके सेप्टिक टैंक, नाला, आसपास के गंदे पानी से मिला हुआ हो सकता है। क्योंकि इसका जो खुदाई है गहरा है नहीं, ये जो है एक गड्ढा टाइप से बन जाता है और उसमें जो पानी जमा हो जाता है, तो यही जो है उथला कुआं का एक रूप हो जाता है। और ये जो है गहरा कुआं वो कुआं होता है जिसको खुदवा कर बहुत गड्ढा होता है उसको अच्छे से बनाया जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। देखिए,
जल का निरंतर स्रोत होता है। इसमें जो है जल का निरंतर स्रोत होता है, बट इसमें जो है जल का निरंतर स्रोत नहीं होता है। गर्मी में सूख भी जाता है, ये दूषित भी हो जाता है, ठीक है। परंतु अन्य कारक जैसे खुला हुआ कुआं आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब चूंकि इस कुएं को अगर आप अच्छे से नहीं बनाए हैं, चबूतरा नहीं दिए हैं, पक्का नहीं किए हैं, अच्छे से इसका गंदगी आसपास अगर रखते हैं तो ये हानिकारक हो सकता है कुआं, ठीक है। खुले में रखने पर गंदगी फैल सकता है और इसमें बीमारी फैल सकता है, ठीक है। इसलिए देखते होइएगा कुआं को क्या करता है कि लोग इसको ढक कर रखता है, आसपास पक्के करके रखता है ताकि गंदे पानी का स्रोत इसमें प्रवेश न करे, ऊंचा करके रखता है इसके चबूतरा को, ठीक है। बट ये तो उथला कुआं तो समझिए कहीं भी गड्ढा है, गड्ढे में जो पानी जमा है वही एक प्रकार से उथला कुआं है, और इसका जो है गहराई जो है कम होता है बिल्कुल, और यह गर्मी में सूख जाता है, ये दूषित होता है, गंदा पानी होता है। यही आपका सैलो वेल हो गया और ये डीप वेल हो गया। समझ गए दोनों के बारे में। चलिए तो हम लोग मिलेंगे, एक पार्ट इसका और आएगा और एक पार्ट यहाँ पे करा चुके हैं, एक पार्ट इसका और आएगा जहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट और सारे जो भी आपको अंतर बनेगा उसको हम लोग यहाँ पे बताएंगे। और फिलहाल जो है आप लोग इसको पढ़िए, याद कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।